सभी को प्रणाम। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार से मैं डॉक्टर अलका मिश्रा यहाँ आए हुए समस्त प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज की ये जो क्लास आप लोगों की आयुर्वेद के अनुसार गर्भवती माता का खान पान, आहार विहार, जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए, उस विषय पर कुछ बातें हम लोग करेंगे, अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। तो सबसे पहले उस परम सत्ता, परम पिता परमात्मा का, परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का ध्यान करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र, उसके पश्चात हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए, कमर गर्दन सीधी करके बैठें, दोनों आंखें बंद, गहरा श्वास लेते हुए उगते हुए सूर्य भगवान सविता देवता का ध्यान करते हुए भावना करेंगे उनकी स्वर्णिम लाल किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, हमारे अंदर दिव्यता निर्मलता का संचार कर रही हैं, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रही हैं। ऐसी भावना करते हुए ओम का लंबा उच्चारण, फिर गायत्री महामंत्र। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज की आपकी ये कक्षा गर्भिणी परिचर्या आयुर्वेद के अनुसार किस तरह से होना चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस विषय का महत्व क्या है, कितना गूढ़ विषय है, उसके बारे में समझना बहुत आवश्यक है। तभी हम उसकी संवेदनशीलता को, उसकी गहराई को समझ पाएंगे। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, आचार्य चरक ने चरक संहिता में बताया है कि ये जो 9 माह का समय होता है वो गर्भवती माता के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। इसकी तुलना उन्होंने उससे करी है, एक बर्तन एकदम गर्दन तक लबालब भरा हुआ हो और उसको लेकर के चलना है और उसकी एक भी बूंद बाहर छलकने न पाए, तो हमें कितनी ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से जो ये 9 माह का समय है, उस समय भी उतनी ही सावधानी की आवश्यकता है, अन्यथा कोई किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, गर्भवती माता को दिक्कत हो सकती है, उसमें पलने वाले शिशु को दिक्कत हो सकती है, डिलीवरी के समय दिक्कत हो सकती है, या फिर शिशु के जन्म के पश्चात में कोई परेशानी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ये 9 माह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसके ऊपर ध्यान देना हमारा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अब देखिए, ये 9 माह ये जो समय होता है, हम सबको पता है, जैसे ही गर्भाशय में, यूट्रस में स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ, एक आत्मा ने प्रवेश किया, वहीं से उसका नाम गर्भ पड़ गया। तो गर्भावस्था इसीलिए कहा जाता है कि ये जो जिस क्षण पता चले कि गर्भ का प्रवेश हो चुका है, उस आत्मा का प्रवेश हो चुका है, तो पूरी तरह से सचेत होना, सावधानी बरतना उसी क्षण से प्रारंभ कर देना चाहिए, बिना कोई समय गंवाए। तो इसी वजह से ये चीज़ है कि 9 माह का समय है जिसका हमको ध्यान रखना है। तो क्या आपको लगता है कि हम यदि उसकी तैयारी पहले से नहीं करेंगे तो उसका ध्यान ठीक से रख पाएंगे?
भाई देखिए, एकदम साधारण सी बात है, एक किसान और उसकी फसल। जिस तरह से किसान अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा मात्रा में फसल हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये सब चीज़ें करने के लिए वो पहले से ध्यान रखता है। मुख्य 4 चीज़ों पर उसका ध्यान रहता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सही समय, ऋतु, क्षेत्र, खेत का, अंबु, जल का, और बीज, सीड का। ऋतु क्या है? सही समय पर यदि वो सही फसल को नहीं रोपेगा, बीज नहीं बोएगा, तो वो फसल सही नहीं हो सकती। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर सही समय क्या है? भावी माता और पिता की सही आयु। तो हम सबको पता है परिपक्वावस्था बहुत कम आयु भी नहीं होनी चाहिए, और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा आयु है ना। लोग बहुत कैरियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, इस वजह से बहुत देर में शादियां होती हैं। फैमिली प्लानिंग वगैरह बहुत आगे को चल करके करते हैं कि हमारा एक कैरियर बन जाए, सब कुछ हमको मिल जाए। तो वो भी कहीं आज के इस समाज में एक कमी है। हमको सही समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज़ देखिए, आज के समय में कितना कंजेनाइटल एनोमलीज, मतलब जन्मजात विकृतियों वाले जो शिशु पैदा हो रहे हैं, या और कोई परेशानी हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उन सब के पीछे का कारण यही है, बढ़ती हुई आयु। तो सही आयु का ध्यान रखना, और प्लस उसके अलावा भी सही समय, या आपको मालूम है तो वो ध्यान रखना। फिर क्षेत्र, यहाँ पर खेत क्या है? माँ का शरीर, और मुख्य रूप से यूट्रस, गर्भाशय। तो उसमें किसी तरह की बीमारी ना हो, इम्यूनिटी पावर उसकी स्ट्रांग हो। तो आप देखिए, ये सब चीज़ें एक दिन में तो बनती नहीं है, उसके लिए तो पहले से ध्यान रखना आवश्यक है भाई, बल्कि बहुत पहले से। पर आप मान के चलिए कि जब भी प्लानिंग करें तो उससे 6 महीना, साल भर पहले से तो ध्यान रखना आवश्यक है ही है कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, शरीर में किसी तरह की बीमारी ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो, है ना, दवाइयों का अत्यधिक सेवन ना हो रहा हो। तो ये सब चीज़ें हम उसकी, जिस तरह से किसान खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का ध्यान रखता है, वैसे ही माँ को भी अपने शरीर को एक स्ट्रॉन्ग बनाने का, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का ध्यान रखना चाहिए। फिर अंबु, जल, पानी की सही मात्रा। जिस तरह से किसान जल की सही मात्रा का ध्यान रखता है, पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो फसल सड़ जाती है, पानी की मात्रा कम हो गई तो फसल सूख जाती है। ठीक उसी तरह से यदि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो गर्भ में जो शिशु, जिससे शिशु को पोषण मिल रहा है, उसकी सही मात्रा यदि वो सही तरह से नहीं, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण उसका ठीक नहीं हो रहा है, वो कम या ज़्यादा हो रहा है, तो शिशु को सही पोषण न मिलने की वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना। और लास्ट में बीज, मतलब जो सीड है, यहाँ पर सीड क्या है? स्पर्म और ओवा, अंडाणु और शुक्राणु। तो जो माता और पिता के जो अंडाणु और शुक्राणु हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब कि देखिए, सही एक स्वस्थ शरीर में ही तो स्वस्थ बीज का निर्माण हो सकता है। तो इसके लिए आप ये देखिए, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने बहुत ही अच्छी विधाएं बताई हैं। शरीर की शुद्धि क्रिया, शरीर को प्यूरिफाई रखना, बायो प्यूरिफिकेशन पंचकर्म के माध्यम से, और शरीर को रसायन और वाजीकरण औषधियों के माध्यम से शरीर को समुन्नत बनाना। तो ये 2 प्रक्रियाएं पहले से करने के लिए कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्री कॉन्सेप्शनल पंचकर्मा, मतलब शिशु का आगमन होने के पहले हमको पंचकर्म के द्वारा शरीर को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। तभी वो जो 4 फैक्टर आपको बताए गए वो मिल पाने संभव, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी तभी हो सकती है जब हम पूरी तरह से इसका ध्यान रखें। तो प्री कंसेप्शनल पंचकर्म में क्या है कि स्नेहन स्वेदन, ये पंचकर्म की तैयारी होती है, जिसमें शरीर का ओलिएशन किया जाता है, उसको स्निग्धता दी जाती है। स्वेदन, शरीर से
पसीने के माध्यम से दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर 5 जो मुख्य शुद्धि क्रियाएं हैं वो हैं वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और 2 तरह की वस्तियां हैं, आस्थापन वस्ति, अनुवासन वस्ति और नस्य। तो ये शरीर को शुद्ध करती हैं, शरीर के वात, पित्त और कफ दोषों को शुद्ध करती हैं। वमन कफ दोष की शुद्धि है ना, वमन क्रिया करके कफ दोष की शुद्धि करी जाती है, विरेचन क्रिया करके पित्त दोष की शुद्धि, वस्तियां जो होती हैं ये वात दोष की शुद्धि के लिए हैं, और नस्य जो है वो हमारे इस एरिया का ये जो नेक और हेड रीजन है ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही अंग है, इसी में ब्रेन है, इसी में हमारा नर्वस सिस्टम, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, ये सब चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो इसकी शुद्धि के लिए तो साइकोलॉजिकल मतलब शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए नस्य क्रिया में नाक में 2-2 बूंद तेल डालते हैं, जो घर में कर सकते हैं। वैसे तो प्रॉपर पंचकर्म आप किसी भी पंचकर्म सेंटर पर जा कर के करवाया जा सकता है, पर यदि जाने की सुविधा नहीं है तो घर में आप कुछ चीज़ें तो ज़रूर कर सकते हैं, जैसे अपने शरीर की मालिश करना हो गया, स्टीम लेना, आजकल पोर्टेबल स्टीमर आने लगे हैं तो उससे स्टीम लेना। फिर उसके बाद वमन क्रिया में नमक का पानी पी करके वमन उल्टी करना, उससे कफ दोष निकलता है। और विरेचन क्रिया त्रिफला चूर्ण का सेवन करके अपने पित्त को की शुद्धि करना। तो ये जैसे महीने में 3 दिन तक या 5 दिन तक लगातार त्रिफला का सेवन हो गया, हरीतकी का हो गया, ईसबगोल की भूसी है या एरंड का तेल है, इस तरह की चीज़ों का सेवन करके और एक पतले दस्त लूज मोशन करवा के अपने शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन ये क्रियाएं बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का समय मतलब किया, उसके बाद रोक दिया। और ये भी चीज़ एक बार प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद में नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्री कंसेप्शनल पंचकर्म कहा गया कि मतलब शिशु के आगमन से पहले अपने शरीर को शुद्ध करना। फिर वस्ति मतलब एनिमा, यहाँ पर पंचकर्म में तो मेडिसिनल एनिमा दिया जाता है, पर आप घर पे आपको लेना है तो सिंपल पानी का एनिमा ले करके और अपना कोलन को क्लीन करिए। इससे वात दोष की शुद्धि होती है, क्योंकि वात का स्थान वही नाभि के नीचे माना गया है, तो वहाँ की शुद्धि हमारे वात दोष को शुद्ध करती है। तो वो किया। और नस्य के बारे में आपको बताया ही, नाक में 2-2 बूंद तेल डालना, ये घर में आप कर सकते हैं। पंचकर्म में तो खैर ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें करके अपने शरीर को शुद्ध एक तो करने पर ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा रसायन और वाजीकरण औषधियों का सेवन, अश्वगंधा, शतावरी, यष्टि मधु, बला, इस तरह गिलोय, इस तरह की औषधियाँ हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं, रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाती हैं। बहुत सी घरेलू खान पान की चीज़ें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, पनीर है, घी है, उड़द की दाल है, मखाने हैं, ये सब चीज़ें हमारे शरीर की जो प्रजनन क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये सब चीज़ें, ये तैयारी है। जैसे ही भावी माता पिता एक ये प्लान करें कि हाँ अब हम इसके लिए तैयार हैं कि एक शिशु को जन्म दे सकते हैं, तो उसके पहले अपनी तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये तो हो गई पहले की तैयारी। अब हम लोग बात करते हैं वो जो 9 माह का समय है उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, एक ये समराइज किया गया है कि गर्भवती माता की ज़रूरतें क्या क्या होती हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना रहता है। तो पौष्टिक भोजन बहुत आवश्यक है, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। प्रॉपर रेस्ट लेना है ना, अच्छी नींद लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात बस हमेशा सो रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्टिव रहना है, पर प्रॉपर स्लीप लेना, रेस्ट लेना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हाइजीन का ध्यान रखना, अपनी व्यक्तिगत सफाई का ध्यान रखना, कपड़े, चप्पल, जूते, ये सब कंफर्टेबल होने चाहिए, आरामदायक, ये नहीं कि बहुत टाइट हैं या जिनको पहनने से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। यदि हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो जो हमारे अंदर जो शिशु जो ग्रो कर रहा है वो भी अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो इस वजह से बिल्कुल भी इस तरह का चीज़ें नहीं करनी है। और चप्पल जूतों का तो खास
खास तौर से ध्यान रखना है, अदरवाइज कहीं भी यदि लड़खड़ा के गिर गए तो आपको पता है कि उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। फिर इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, फैमिली का सपोर्ट होना, पति का होना, जो जहाँ वो चेकअप कराने जाती है हॉस्पिटल, वहाँ का वातावरण एक होमली इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ का इमोशनल सपोर्ट, मतलब मेडिकल स्टाफ जो है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, तो वो सब एक इमोशनल सपोर्ट बहुत, क्योंकि उस समय बहुत संवेदनशील अवस्था होती है, तो इमोशनल सपोर्ट के लिए इसीलिए कहा गया है। तो वो माँ और शिशु दोनों के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करता है, बेहतर करता है। फिर बराबर डॉक्टरी जांच, ये आप लोगों को पता ही है। और आज के समय में जैसा आपको पता है आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब आयरन, कैल्शियम वगैरह इनकी दवाइयाँ दे दी जाती हैं। पर आज आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को हमारी डाइट से या औषधियों से किस तरह से इनकी कमी को पूरा किया है। उन्होंने डाइट ही जो हर मंथ की बताई है वो इसी प्रकार से बताई है कि जिस मंथ में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने आप मिलती रहे। तो उसके ऊपर अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं, पर ये आज के समय के हिसाब से ये चीज़ें होती। टिटनस ऑक्साइड के क्या कहते हैं इंजेक्शन, वो सब आपको पता है। अब देखिए, गर्भवती माता का आहार न केवल बच्चे का पोषण और वृद्धि करता है, बल्कि माँ के भी शरीर को पोषण देता है। यदि माँ का शरीर पोषित नहीं होगा तो अगर वो हेल्दी नहीं होगी तो अंदर एक हेल्दी शिशु कैसे पनप सकता है। तो इसलिए माँ के शिशु को भी अगर स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, शिशु को भी रखना है, माँ के शरीर को भी हेल्दी रखना है, शिशु को भी रखना है, तो आहार का सही होना जरूरी है। फिर उसके अलावा आहार और क्या करता है, प्रसव के दौरान, डिलीवरी के समय प्राण शक्ति, उत्साह को बनाए रखना। हम लोग आजकल देखते हैं कि नहीं, कितनी जल्दी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। माताएं कहने लगती हैं कि नहीं, सिजेरियन करवा दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत दिक्कत हो रही है। तो वो एनर्जी नहीं है, वो 9 महीने पूरा ध्यान नहीं रखा गया, तो लास्ट में एकदम से थोड़ी ना एनर्जी आ जाएगी। तो इसलिए पहले से ये सब ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और फिर एक बार शिशु के जन्म के बाद जो उसका फूड है ना, ब्रेस्ट मिल्क जो है, वो भी पहले से ही यदि हम ध्यान रखेंगे तभी उसका ठीक ठीक निर्माण हो पाएगा। तो ये इतने कार्य भोजन करता है फिजिकली, और उसके अलावा मेंटली और स्पिरिचुअली तो जो करता है उसके बारे में तो क्या कहा जाए। आप देखिए, जिस तरह से हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। भोजन के भी 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो अभी तक हमने जो बात करी वो स्थूल भाग है कि भाई स्थूल आहार का स्थूल भाग है, वो हमारे स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी को पोषण दे रहा है ना, वो जरूरी है, उसको पूरी तरह से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन उसके साथ में सूक्ष्म और कारण, मतलब सटल और कॉजल बॉडी का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसमें क्या आता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण, वो भावनाएं। आहार यदि सात्विक होगा तो हमारा मन, हमारे अंदर पलने वाले शिशु का भी मन सात्विकता की तरफ बढ़ेगा। आहार राजसिक होगा तो राजसिकता की तरफ जाएगा, आहार तामसिक होगा तो तामसिकता की तरफ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो इसीलिए न केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान रखें कि प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स ये सब प्रॉपर हों, ये तो ध्यान रखें ही रखें, लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान रखें कि इस भोजन के गुण क्या हैं, सात्विक है कि नहीं। जैसे हरी सब्जियां हो गई, प्राकृतिक जो भोजन होता है, सुपाच्य जो भोजन होता है, रसीली चीज़ें नहीं, दूध है, घी है, गाय का दूध, घी, मट्ठा, पनीर, ये सब जो प्राकृतिक तरह की चीज़ें हैं, हरी सब्जियां हैं, बिना फर्टिलाइज़र वाली, है ना, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सात्विक, गुण की वृद्धि करती हैं। राजसिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा चरपरा, तीखा, मिर्च मसालेदार भोजन, बहुत ज़्यादा नहीं, तेल में भुना गया,
तो ले तो रहे हैं हरी सब्जियां, लेकिन उसको इतना भून देते हैं कि वो उसकी सात्विकता तो नष्ट हो जाती है, राजसिकता ही बचती है। तो इस तरह का भोजन जो लोग बहुत करते हैं उनके अंदर राजसिक गुण, बहुत ज़्यादा चंचलता, एग्रेसिव नेचर होना, इरिटेशन, गुस्सा, ये सब जो चीज़ें, ये देखिए आज के समय में इसीलिए कितनी ज़्यादा देखी जा रही हैं। और तामसिक भोजन तो सबसे ही ज़्यादा खराब है। बहुत पुराना, बासी, सड़ा गला, प्रिजर्व फूड आइटम्स, बहुत पुराने जो होते हैं, जो केमिकल्स डाल करके जिनको प्रिजर्व किया गया है। उसके अलावा जला भुना, जैसे नहीं सब्जी जल गई, रोटी जल गई, तो उस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना है। वो तामसिकता मतलब कि हमारे अंदर अंधकार को, अज्ञान को, अधर्म को, इन सब के गुणों को बढ़ाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भोजन का चुनाव बहुत अच्छे से करना चाहिए। और जब वो 9 माह का समय है, उस समय तो इसकी संवेदनशीलता और ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हमको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आप 2 बॉक्स देख रहे हैं, एक ग्रीन और एक रेड। तो ग्रीन में एक समराइज किया गया है कि क्या चीज़ें खाने वाली हैं, और रेड में क्या नहीं खाने वाली। तो एक इन जनरल अभी ये बताया गया है। इसके बाद में आप मंथ वाइज आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ताज़े फल हो गए, फलों का रस है, पानी, नारियल पानी, दूध, घी, मक्खन, छाछ, सूखे मेवे भिगो करके, ड्राई फ्रूट्स जो हैं रात भर भीगे हुए, अंकुरित अनाज, अगर गैस बनती है तो स्टीम करके ना उसे उबाल के या भाप में पका करके ही लें अंकुरित अनाज। फिर अनाज हो गए, दालें हो गई, क्या कहते हैं, फलों में हर तरह के फल ले सकते हैं। केवल 2-3 फलों का थोड़ा परहेज करने को कहा गया है, मुख्य रूप से जैसे अनानास है, पपीता है, कीवी है, ये कुछ लें भी तो थोड़ी कम मात्रा में लें। और कुछ लोग जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं उनके अंदर असल में इन फलों में इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए मना होता है कि उस दौरान इन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने भी सुना होगा, हम लोगों की दादी नानी बोलती हैं कि भाई अनानास नहीं खाना चाहिए और कच्चा पपीता वगैरह ये सब का सेवन नहीं करना, तो उसका यही रीज़न है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी सब्जी में हरी सब्जियां लें, बस जो सब्जियां बहुत बादी होती हैं, है ना, जैसे बैंगन, बीन्स, मटर, मशरूम, ये सब जो गैस बनाती हैं और तामसिक नेचर की कही गई हैं, उनको लेने को मना किया गया है। ठीक है। और क्या नहीं लेने में आप देख सकते हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, इन सब का, अल्कोहल तो बिल्कुल ही मना है ना। और उसका आज के समय में भी सबको पता है, लेकिन उसका हमारे आचार्यों ने क्या बताया है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी आपको अभी देखने को मिलेगा आगे। तो अल्कोहल, सिगरेट, ये सब चीज़ें मना होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एक इन जनरल आपको बताया गया। अब हम लोग इस विषय के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग पर आ गए हैं, मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या। मंथ वाइज माँ का खान पान किस तरह का होना चाहिए, जिस तरह से बच्चे की ग्रोथ हो रही है, हर महीने शिशु का ग्रोथ, वो डेवलपमेंट किस तरह से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से किस तरह से शिशु बढ़ रहा है, उस तरीके से माँ का भोजन, माँ का खान पान किस तरह का होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पूरे 9 महीने 9 माह का ये एक आपको बताया जाएगा। तो हम सबको पता है कि 3 ट्राइमेस्टर हैं। फर्स्ट, शुरुआत के 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर चौथे से लेकर के 6ठा महीना सेकंड ट्राइमेस्टर, और फिर 7वें से लेकर 9वां महीना थर्ड ट्राइमेस्टर। तो मॉडर्न साइंस में जिस तरह से इनका महत्व बताया गया है, ठीक वो सारी साइंटिफिक चीज़ें हमारे आचार्यों ने भी बताई हैं, बल्कि और कहीं ज़्यादा ही उसको डिटेल में बताया गया है। तो आप ये देखिए, जैसे पहला महीना है, फर्स्ट मंथ है, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता, एक मास के रूप में, है ना, ब्लास्टोसाइट उसको कहते हैं, आयुर्वेद में इसका नाम कलल कहा गया है, अव्यक्त शरीर वाला रूप होता है। तो लेकिन हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, शरीर तैयार होना शुरू हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी को धारण करने के लिए, मतलब जो शिशु बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसके लिए माता का शरीर तैयार हो रहा है। तो चेंजेस हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो इस वजह से शरीर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। इसीलिए आप देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, नहीं, मॉर्निंग सिकनेस रहती है, नोजिया, वोमिटिंग और मूड स्विंग्स, ये सब
चीज़ें लगी रहती हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो उसी के हिसाब से, उसी को ध्यान में रखते हुए ही डाइट को लेना चाहिए। हमारे आचार्यों ने बताया है कि जैसे ही पता चले कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई, वैसे ही जिन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना है, किन चीज़ों पर, मधुर, शीतल और तरल पदार्थ, मतलब लिक्विड डाइट। मधुर, मीठी का मतलब यहाँ पे वो चीनी और मावा और मिठाई ये नहीं है। नेचुरल जो मीठी तासीर वाली, जो मीठे गुण वाली चीज़ें होती हैं ना, प्राकृतिक रूप से जो मीठी हैं, मिश्री है, यष्टि मधु है, गुड़, खांड, शक्कर, शहद, इस तरह की जो नेचुरल मीठी, खजूर है, छुआरा, मुनक्का, ये सब जो नेचुरली जो मीठी चीज़ें हैं उनको लेना। शीतल का मतलब फ्रिज की चीज़ें नहीं, शीतल जिनकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि गर्म चीज़ें लेना अवॉइड किया जाता है, अबॉर्शन ना हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं दी जाती हैं। तो ठंडी तासीर वाली, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, शीतल दूध, इलायची, सौंफ वगैरह इन सब के साथ में पकाया हुआ और फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर पे करके और फिर लेना। मतलब शीतल दूध का मतलब ये नहीं कि फ्रिज से निकाला और पी लिया, वो चीज़ नहीं है, बल्कि जो अभी आपको बताया। और तरल लिक्विड डाइट बढ़ा देते हैं, तो नारियल पानी है, ORS है, इस तरह की चीज़ें कि भाई वीकनेस भी ना हो, जो डिहाइड्रेशन, वही नहीं, अगर वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए लिक्विड डाइट पे ज़्यादा जोर रहता है। तो ये तो डाइट का हो गया। उसके साथ में पौष्टिक और संतुलित भोजन, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, घी, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ये ज़रूर से लेना है। पौष्टिक भोजन लें और उसके साथ में अलग से ये दूध और लिक्विड डाइट को बढ़ा दें। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन, जो नहीं दिक्कतें होती हैं पहले दूसरे महीने में, जो काफ़ी दिक्कतें देखी जाती हैं, उनसे भी बचाव होगा। और प्लस जो शिशु के ग्रोथ के लिए जो आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो भी शरीर को मिलेंगे। और उसके साथ में कुछ औषधियाँ भी कही गई हैं, जैसे यष्टि मधु, बला वगैरह, इनको दूध के साथ में। तो देखिए हम सबको पता है कि ये आयरन, कैल्शियम वगैरह ये देना शुरू कर दिया जाता है, तो उनकी कमी को ये औषधियाँ पूरा करती हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह का भोजन और औषधियों को पहले माह में दिया जाना चाहिए। फिर सेकेंड मंथ, दूसरे महीने में वो थोड़ा पिंड का रूप ले रहा है ना, शेप, घन रूप में, इसको घन कहा गया है। तो ये शेप वो ले रहा है। अब सेकेंड मंथ में किस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी है, तो देखिए मधुर गण की औषधियाँ, वही मतलब मधुर जिनकी क्वालिटी मधुर है, मधुर रस वाली जो औषधियाँ होती हैं, यष्टि मधु, शतावरी, बला। शतावरी सबको पता है फीमेल टॉनिक कहा जाता है, वुमेन्स के लिए विमेन टॉनिक, इसको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर तरह के मतलब एनर्जी भी देती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है, तो इसका सेवन बहुत आवश्यक है। ब्रेस्ट मिल्क को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, तो इसलिए ये सेकेंड मंथ से ही लेने के लिए बोल दिया जाता है कि ये सब जो औषधियाँ हैं इनको थोड़ा थोड़ा लेके 1 चम्मच की मात्रा में, 1 चम्मच मतलब 3 से 4 ग्राम, 5 ग्राम मैक्सिमम, बस। तो 3 ग्राम भी ठीक है कि 3-3 ग्राम सुबह शाम दूध में पकाया हुआ, इसको दूध में डाल करके पका करके और वो दूध लेना जो भावी माता है वो शुरू कर दे। तो ये चीज़, उसके अलावा आप ये देखिए शतावरी कल्प यहाँ पे देख रहे हैं। शतावरी कल्प ये एक औषधि है, वही शतावरी की अभी हमने आपको क्वालिटी बताई, तो उसी मुख्य रूप से शतावरी से बनी हुई औषधि है जिसे शतावरी कल्प कहते हैं। ये च्यवनप्राश की तरह का है, अवलेह है ये। तो इसको दूध के साथ, इसमें जो डॉक्टर्स नहीं जो अलग से देते हैं आप लोगों को आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, इन सब की दवाइयाँ देते हैं, उनकी कमी को पूरा करती है ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग ये पहले दूसरे महीने से, तीसरे महीने से इसको शुरू करवा देते हैं और पूरे 9 महीने लेने के लिए कहा जाता है। एक ये शतावरी कल्प और एक होता है फल घृत। फल घृत एक मेडिसिनल घी है, उसको भी पूरे 9 महीने लेने के लिए कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो तत्व शरीर के लिए उस समय ज़रूरी हैं, उनकी कमी को पूरा करते हैं, प्लस साथ में नरिशमेंट देते हैं, पोषण देते हैं, माता के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाते हैं और शिशु को भी प्रॉपर ग्रोथ, जो उसकी ग्रोथ ज़रूरी है वो करने में मदद करते हैं।
तो ये औषधियाँ, और ये बहुत आराम से मार्केट में अवेलेबल हैं, आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेकर के और इनका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, काला तिल और शतावरी को दूध में मिलाकर, तिल में तो सबको पता है आयरन कैल्शियम रिच ये रहता है, तो काले तिल का सेवन हो गया। फलों का रस है ना, लिक्विड डाइट लेनी है तो फलों के रस का सेवन, अनानास पपीता को छोड़ करके और बाकी जो है फल उनका आप रस ले सकते हैं। नारियल पानी वगैरह ये सब चीज़ें जैसा कि बताया गया है उस तरह से लेना है। देखिए, अब तीसरा महीना, थर्ड मंथ की बात करते हैं। जब थर्ड मंथ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का आखिरी मंथ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये समय है, क्योंकि इस समय से गर्भ के मन में वेदना, संवेदना होनी शुरू हो जाती है, सुख दुख का अनुभव। माता खुश है, शिशु भी खुश होगा, माता दुखी है, शिशु भी दुखी होगा, ये संवेदनाएं विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए देखिए, इस समय से भोजन के साथ साथ में उसकी भावनाओं को विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाता है। इसीलिए संस्कारों की पद्धति शुरू हो जाती है। आप सबको पता है कि नहीं, जो संस्कार, षोडश संस्कार हमारे यहाँ बताए गए हैं, उसमें से 5 संस्कार केवल शिशु के जन्म तक हो चुके होते हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, जो कि पहले ना शिशु के आगमन से पहले का संस्कार, जो माँ और पिता, भावी माता पिता पहले करवाते हैं, गर्भाधान संस्कार। दूसरा होता है सीमंतोनयन संस्कार, तीसरा है अनवलोभन संस्कार, चौथा है पुंसवन संस्कार और 5वां है जात कर्म संस्कार, जो कि डिलीवरी के समय होता है। और बीच में ये 3 संस्कार, सीमंतोनयन, अनवलोभन और पुंसवन, ये बीच के समय के, मतलब जो ड्यूरिंग 9 मंथ्स है उस समय ये संस्कार करवाए जाते हैं। तो चूंकि आज के समय में ये संभव नहीं है कि हर 1 माह 2 माह पे करवाया जाए, तो इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने उसको सबको मिला करके एक जो मुख्य संस्कार है पुंसवन संस्कार, उसमें सबको समाहित कर लिया है। तो वो करवाने की प्रथा रखी है, उसको जरूर सबको करवाना चाहिए, ताकि केवल शरीर को ही पोषण न मिले, शिशु के शरीर के साथ में शिशु के मन को, उसकी आत्मा को भी पोषण मिले, उसके अंदर संस्कार पड़े। क्योंकि अब शिशु संवेदनशील हो रहा है, यही सही समय है। तीसरा महीना, चौथा, 5वां, जैसे ही आपको ये सुविधा हो कि हाँ आप संस्कार करवा सकते हैं, तो तीसरे मंथ के बाद में आप कभी भी उसको करवा सकते हैं। तो उसका रीज़न भी हमने आपको बता दिया। अब उसकी इंद्रियां विकसित हो रही हैं, है ना, सूक्ष्म रूप से विकसित हो रही हैं, अब उनके अंदर संवेदनशीलता आ रही है। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड मंथ। और थर्ड मंथ की डाइट क्या होनी चाहिए? मधुर, शीतल और तरल लिक्विड डाइट तो है ही है, उसके साथ में साठी चावल का भात। ये जो साठी चावल होता है, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण, भूरे रंग का, ब्राउन राइस भी कहते हैं, भूरे रंग का, 60 दिन में इसकी फसल पक करके तैयार होती है। ब्राउन राइस या रेड राइस इसको कहा जाता है। तो 60 दिन में इसकी फसल पक के तैयार होती है, इसीलिए इसका नाम है साठी चावल। मार्केट में अवेलेबल है, ये अमेज़ॉन वगैरह पर भी अवेलेबल है और वैसे भी मिलता है। तो ये बहुत ही रिच, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच होता है। इसको हम लोग पंचकर्म में मसाज के लिए यूज़ करते हैं। इसकी पोटली बना के, जो पोलियो वाले या जिनकी मांसपेशियां सूखने लगी हैं, इस तरह की प्रॉब्लम वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर इसकी पोटली मसाज करी जाती है। तो आप समझिए, एक्सटर्नल मसाज करने से इतना अधिक प्रभाव पड़ता है, उनकी मसल्स वापस बननी शुरू हो जाती हैं। तो जब एक्सटर्नली इतना प्रभाव पड़ रहा है, तो इंटरनली कितना प्रभाव पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। तो इसको वही दूध के साथ में पका करके खाने के लिए कहा गया है। और इसमें वही सारी चीज़ें, आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जो डॉक्टर अलग से दवाइयाँ गोलियाँ देते हैं, वो सब चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। तो वो खाने के लिए कहा गया है। उसके अलावा ये हल्के गुनगुने दूध में शहद और घी का सेवन करने के लिए, तो शहद और घी इक्वल क्वांटिटी में कभी नहीं लेना चाहिए, अनइक्वल क्वांटिटी में लेने के लिए कहा है। तो शहद बहुत ही ज़रूरी है इस समय, शहद और घी का सेवन करना है।
तो ये चीज़ें मतलब जो पौष्टिक भोजन है उसके साथ में ये जो चीज़ें बताई गई ये भी लें। अब देखिए सेकंड ट्राइमेस्टर आ गया, फोर्थ मंथ में क्या होता है, गर्भ में स्थिरता आ गई, अब स्टेबिलिटी आ गई है, अंग प्रत्यंग का विभाजन स्पष्ट रूप से होता है। अब उसकी सब उंगलियां, हाथ, पैर, ये सब चीज़ें कहाँ हैं, इंटरनल ऑर्गन्स भी उसके बन रहे हैं, चेतना की अभिव्यक्ति, दो हृदय, मतलब एक अब शिशु का भी हृदय बन गया है, वो धड़क रहा है ना। तो इसीलिए दो हृदय हो गए, एक माँ का और एक शिशु का। तो उसकी भावनाएं विकसित हो रही हैं, संवेदनाएं विकसित हो रही हैं, इसीलिए फोर्थ मंथ में भी ये संस्कारों के लिए भी बोला गया है। और साथ में जो डाइट है वो विशेष रूप से मक्खन और मिश्री, दूध के साथ मक्खन मिश्री लेने के लिए कहा है, और साठी चावल, वही जो अभी आपको बताया। अब ये दही के साथ, तीसरे महीने में दूध के साथ, चौथे महीने में दही के साथ में साठी चावल का भात, क्योंकि अब थोड़ा धीरे धीरे लिक्विड डाइट से सॉलिड डाइट की तरफ जाना है। आप देख रहे थे वहाँ पे तरल पदार्थ थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अब धीरे धीरे सॉलिड की तरफ आते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा थिक चीज़ें लेना है। और हृदय, क्योंकि अब हृदय का निर्माण हो रहा है, तो जो हृदय के लिए हितकारी चीज़ें हैं, जो हृदय को प्रसन्नता देती हैं, हृदय का पोषण करती हैं, उस तरह की चीज़ें, जैसे ये फल, आम, तरबूज, पेठा, ये सब जो अनार, ये सब चीज़ें हृदय के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो इनका सेवन करने के लिए कहा है। और साथ में पौष्टिक भोजन तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ मंथ हो गया। अब पांचवा महीना, फिफ्थ मंथ क्या है, उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल सिस्टम बन रहे हैं, मांसपेशियां हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब बहुत अच्छे से, नहीं, मांस, रक्त, ये सब बन रहा है। उसका वर्टिब्रल कॉलम जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बन रहा है, मन का विकास हो रहा है ना, उसका नॉलेज, परसेप्शन ऑफ माइंड, ये सब विकसित हो रहा है। तो शिशु का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। अब माता जो भी भोजन ग्रहण करती है वो अब शिशु के निर्माण में लग रहा है, तो इस वजह से माँ को कमजोरी महसूस होने लगती है। तो इसीलिए विशेष रूप से मांस और रक्तवर्धक अन्न का सेवन करने के लिए कहा गया है, जो माँ को भी पोषण दे और शिशु को भी पोषण दे। क्योंकि अब देखिए प्रोटीन रिच, अब उसकी मांसपेशियां बन रही हैं, ब्लड वेसल्स बन रही हैं, अब इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए प्रोटीन रिच डाइट सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेने को कहा जाता है, जैसे कि ये दालें हो गई, है ना, पालक है, चुकंदर, आंवला, अमरूद, ये सब जो प्रोटीन रिच चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए, साथ में पोषण का ध्यान रखना है। दूध और घी, इसीलिए घी की मात्रा को विशेष रूप से बढ़ा देते हैं, रोज 7 से 8 छोटा चम्मच या 3 से 4 बड़ा चम्मच, 7 से 8 टीस्पून या 3 से 4 टेबल स्पून डिवाइडेड डोज में, ये नहीं कि एक साथ बैठ के खा रहे हैं, से 1 चम्मच सुबह, फिर 1 चम्मच दोपहर, फिर शाम, फिर रात, इस तरीके से डिवाइडेड डोज में 3 से 4 चम्मच घी का सेवन करने के लिए कहा गया है। और देखिए खीर का विशेष रूप से सेवन, तो पुंसवन संस्कार में भी देखिए सब खीर और जो औषधियाँ यहाँ लिखी हैं उनका सेवन करवाया जाता है ना, तो ये संस्कार में भी ये चीज़ आ रही है और प्लस उसकी डाइट में भी इन चीज़ों को रखना है ना। तो ये वट है और रहती, कंठकारी, औषधियाँ वगैरह, इनको पीस करके और दूध के साथ इनका सेवन करने के लिए कहा गया है। तो फिर पोषण भी देंगे और प्लस जो संस्कार जरूरी है उनको भी किया जाएगा। तो 5वां महीना हो गया। अब 6th मंथ, छठे महीने में अब फिर शिशु तेजी से बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, इंटेलेक्ट, षष्ठी बुद्धि कहा गया है, तो उसका इंटेलेक्ट बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, नाखून है, बाल हैं, ये सब उसके बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं। तो छठे महीने में और अब क्योंकि शिशु का साइज बढ़ गया है तो माँ को अब भारीपन लगना शुरू होता है, वो प्रेशर डालता है नीचे यूरिनरी ब्लैडर पर और क्या कहते हैं कोलन वगैरह, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह किसी किसी को होने लगता है। प्रेशर पड़ने की वजह से नीचे पैरों में सूजन वगैरह आने लगती है, ऊपर भी प्रेशर पड़ने से हार्ट पे प्रेशर पड़ता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, बीपी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस कुछ लोग फील करते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए इसीलिए ये देखिए
हमारे आचार्यों ने ये गोक्षुर वगैरह इस तरह की औषधियों का सेवन करने के लिए कहा गया है। गोक्षुर सिद्ध घृत कि इसको घी के साथ में पका करके या यवागु बना करके सेवन करने को कहा है। फिर बल और वर्ण शिशु का बन रहा है, तो बल्य और वर्ण औषधियों का सेवन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब इनका विशेष रूप से, क्योंकि 6 मंथ में शिशु का विकास जिस तरह से हो रहा है उस तरह की औषधियाँ और आहार के लिए बताया गया है। अब 7वां महीना 7th मंथ में शिशु का विकास हो रहा है, उसके लगभग सारे मेजर और माइनर बॉडी पार्ट्स बन चुके होते हैं, ओवरऑल मैच्योरिटी आ गई है, पर अभी उसकी इम्यूनिटी, उसकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना ये बनना अभी बचा है। इसीलिए कभी कभी 7th मंथ में भी डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि शिशु का कोई अंग नहीं है, अंग उसके सारे हैं, पर हाँ उतनी ताकत नहीं है। तो 7th मंथ में भी 6ठे महीने के ही समान चीज़ों के लिए बताया गया है। तो गोक्षुर वगैरह जैसे था, यहाँ पे पृथक पर्णी से सिद्ध घृत का सेवन विशेष रूप से कहा है, क्योंकि ये डायूरेटिक भी है और साथ में एनाबॉलिक मतलब पोषण देता है। ठीक है, जो वाटर रिटेंशन हो रहा है शरीर में उसको दूर करेगा और शरीर को पोषण देगा। ठीक है, कमजोर होने से बचाएगा। तो इसका सेवन, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डॉक्टरी सलाह से ना, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा करके उनकी सलाह ले करके और फिर इनका सेवन किया जा सकता है। और साथ में भोजन तो है ही है। 8वां महीना थोड़ा सा क्रूशियल होता है। पहले के समय इसीलिए 8वें महीने में डिलीवरी नहीं करवाते थे, क्योंकि ये मानते थे कि इस समय जो ओज की स्थिति मतलब प्राण, जो प्राण है वो स्थिति उसकी अनस्टेबल है। कभी वो प्राण माँ के अंदर है और कभी शिशु के अंदर है। तो यदि इस समय डिलीवरी हो गई तो अगर प्राण शिशु के अंदर है तो माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं, और यदि माँ के अंदर ओज है तो फिर शिशु के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तो इस वजह से इस समय डिलीवरी करवाने के लिए मना किया गया है। लेकिन आज के समय तो अब मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें हैं तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, पहले के समय मना रहता था। तो इस समय 8वें महीने में अब देखिए अब क्या है, डिलीवरी के लिए अब तैयारी शुरू हो गई। तो माँ के पुराने मल का शोधन, जो गर्भवती माता है उसके पुराने मल का शोधन, वात का अनुलोमन, ये सब चीज़ें, ताकि पैसेज को क्लियर किया जा सके, एक नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सके, उसमें किसी तरह का रुकाव ना आए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए ये कुछ काढ़े वगैरह पिलाए जाते हैं, यवागु दिया जाता है, वस्तियाँ दी जाती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आप लोग किसी डॉक्टर के ही सुपरविज़न में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, अस्पताल है, जहाँ पे इस तरह की सुविधाएं हैं, वहाँ जा करके करवा सकते हैं। बाकी तो अपना खान पान में तो ध्यान रखना ही है अपना। ये चीज़ें यवागु कहते हैं, 6 गुना पानी में पका करके चावल या सूजी को, और चावल जब भी कहेंगे तो साठी चावल अगर है तो बेहतर है, वरना मतलब जो छिलके वाला मतलब ब्राउन राइस होता है, रेड राइस होता है, उसको ही लिया जाता है वाइट राइस की जगह। तो उसका सेवन करने से भी शरीर तैयार होता है। फिर देखिए 9वां महीना 9th मंथ में अब प्रसव काल आ गया, गर्भ पूरी तरह से पुष्ट है, अब वो डिलीवरी का टाइम आ ही गया। तो 9th मंथ में इस तरह की औषधियाँ दी जाती हैं जो शिशु के की डिलीवरी करवाने में सहायक हो सके। तो अनुवासन वस्तियाँ, औषधियों की तेल की वस्ती, औषधियों से सिद्ध तेल की वस्ती दी जाती है, जिससे कि पैसेज, जो वेजाइनल पैसेज है वो चिकना हो सके, स्मूथ हो सके और एकदम स्मूथली डिलीवरी हो सके। डिलीवरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, शिशु को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, मतलब पैसेज को क्लियर कर दें एकदम हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कि आपको पता है कि कभी कभी ड्यूरिंग डिलीवरी शिशु के आँख में या ब्रेन में इन्फेक्शन चला जाता है, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो वो ना होने पाए, इसके लिए पिचू धारण, योनि पिचू, इसके लिए औषधियाँ आती हैं। वो कॉटन स्वॉब में उन औषधियों को भिगो करके और योनि में धारण करवाया जाता है, ताकि वहाँ का इन्फेक्शन, किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया अगर पनप रहे हैं तो वो दूर हो सकें। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये 9th मंथ में करवाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, ये वही एक समराइज्ड वे में बताया गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब शुरुआत का जो 3 महीना है, उसमें लिक्विड डाइट पे ज़्यादा जोर है,
और इस तरह की डाइट जो डिहाइड्रेशन रोके और मधुर, शीतल, तरल, इस तरह की डाइट पे ज़्यादा जोर रहता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन रिच डाइट पे ज़्यादा जोर होता है ना, कि प्रोटीन वाली चीज़ें, क्योंकि शिशु का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, उस पे जोर है। उसके अलावा ये गोक्षुर, पृथकपर्णी जैसी औषधियाँ जो कि कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाएं, वाटर रिटेंशन को दूर करें। तीसरे ट्राइमेस्टर में अब क्या कहते हैं, डिलीवरी की तैयारी शुरू हो गई, तो वस्ती है, योनि पिचू है, इन सब का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से ये पूरे 9 माह का रेजीम है जो कि माँ अगर पालन करे तो उसके खुद के स्वास्थ्य पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और शिशु एक स्वस्थ शिशु, स्वस्थ, समुन्नत और संस्कारी शिशु का जन्म होता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो ये चीज़ें हो गई 9 माह का। अब लास्ट में बस थोड़ा सा आप लोगों को ये और बताना है कि अगर गर्भावस्था के दौरान माँ इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखती है, गलत किसी भी तरह का बर्ताव करती है, उसका आहार विहार अगर गलत होगा, तो उसका शिशु पर, संतान पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दीज 9 months, तो इन्हें कहते हैं गर्भोपघातकर भाव। गर्भ का उपघात करने वाले, उपघात का मतलब नाश, उसको नष्ट करने वाले जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं गर्भोपघातकर भाव। तो ये क्या क्या हैं? उत्कट आसन में बैठना, उकड़ू, है ना, उकड़ू में जैसे स्क्वैटिंग पोजीशन में, तो लास्ट में जरूर जब 8वां 9वां महीना है तब जरूर बैठाला जाता है डिलीवरी की तैयारी के लिए, लेकिन पूरे जो फर्स्ट मंथ से लेकर के 7th 8th मंथ तक एकदम मना होता है। आप सब लोगों को योग में ये बातें बताई गई होंगी कि कौन सा आसन करना है, कौन सा नहीं करना है, तो आपको अच्छे से पता होगा। उत्कट आसन, उकड़ू, स्क्वैटिंग पोजीशन में नहीं बैठना, ऊंचे नीचे में नहीं बैठना, बहुत हार्ड सरफेस पे लगातार नहीं बैठना, इन सब का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अपने नेचुरल वेगों को नहीं रोकना, जैसे टॉयलेट नहीं है, यूरिन है, छींक है, भूख, प्यास, नींद, उल्टी, ये सब जो नेचुरल हमारे वेग होते हैं जो शरीर से निकलने के लिए तैयार हैं, उनको अंदर रोकना नहीं है, वरना उसका अपने स्वास्थ्य और शिशु के दोनों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। फिर बहुत हैवी एक्सरसाइज करना वो मना है, आपको पता ही है। भोजन में बहुत ज़्यादा तीखे और गर्म चीज़ों का प्रयोग करना मना है, और उसी के साथ में बहुत कम मात्रा में भोजन करना ये भी मना है। ये नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा उपवास रख रहे हैं या बहुत कम भोजन कर रहे हैं तो शिशु को ठीक से पोषण नहीं मिलेगा, तो ये सब चीज़ें मना है। उसके अलावा देखिए, वो तो हो गया फिजिकल हेल्थ के लिए। अब यहाँ पर इस स्लाइड में है मेंटल हेल्थ के लिए, कि मेंटली कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए अधिक ऊंचाई से बार बार नीचे देखना, बहुत गहरे गड्ढे में झांकना, ये सब साइकोलॉजिकल प्रभाव डालते हैं, मन को विचलित कर देते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें मना होती हैं। गर्भाशय पर चोट लगना, दबाव पड़ना, तो इसीलिए कपड़ों वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, सब चीज़ें बताई जाती हैं, तो ये नहीं करना है। हमेशा पीठ के बल सोना, तो उससे एक हमेशा पीछे एक दबाव, एक खिंचाव बना रहता है रीढ़ की हड्डी पर, तो कमर दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगती है गर्भवती माता की। उसके अलावा जो शिशु है उसके चारों ओर वो कंठनाल जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो फंसने का डर रहता है। तो इसीलिए आपको पता है कि बाईं करवट लेकर के लेटने के लिए कहा जाता है। तो बाल सुलभ आसन में बाईं करवट लेकर के लेटे, बहुत ज़्यादा पीठ के बल या पेट के बल दोनों तरीके से लेटना मना है। तो ये गर्भोपघातकर भाव हैं जिनको कि करने के लिए मना किया गया है। अब देखिए, अगर ये करते हैं तो फिर क्या होने वाले शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा, अगर माता हमेशा लड़ाई झगड़ा और कटु वचन कहना इसमें लिप्त रहेगी, तो होने वाली जो संतान है उसका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, उसको जो सीजर्स होते हैं ना, मिर्गी फिट्स आना, उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है संतान के अंदर। आपको पता होगा कि जिन घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और इस तरह का वातावरण रहता है, उन घर
में इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसीलिए मना किया गया है कि नहीं करना है, शांत रखना है अपने मन को। माँ अगर बहुत ज़्यादा दुखी, उदास, शोकग्रस्त रहेगी तो उसकी होने वाली संतान में भी वो दुख, डर, है ना, होने का चांस बढ़ जाते हैं। वो बहुत कमज़ोर होगी, अल्पायु होगी, तो इसलिए ये चीज़ें भी मना होती हैं। बहुत ज़्यादा शयन करने वाली, आपको शुरुआत में ही बताया था कि रेस्ट करना है, पर ये नहीं कि हमेशा बस लेटे हैं। कुछ लोग इस 9 माह को एक डिजीज़ के रूप में लेते हैं कि अरे अब तो हम 9 महीने हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा एक्टिव रहना है, अपने रोज़मर्रा के काम करने हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और प्राणायाम और ओम चैंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें ज़रूर करनी है। एक्टिव रखना है अपने आप को, लेकिन थकना नहीं है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं, सोते रहते हैं, तो उनके बच्चे भी, जो होने वाली संतान है उसका ड्राउजी सी, वो हमेशा सोई सी ड्राउजी फीलिंग रहेगी, उसका आईक्यू नहीं डेवलप हो पाएगा और उसका डाइजेशन भी वीक हो जाएगा। मंदाग्नि मतलब उसका डाइजेशन वीक हो जाएगा, अग्नि मंद हो जाती है। तो नहीं, इसीलिए मना है। शराब पीना, वही अल्कोहल, आपको पता है। तो देखिए, अल्कोहल का फिजिकल तो जो भी असर पड़ता है वो तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन मेंटली क्या असर पड़ता है कि जो शिशु का मन है वो बहुत चंचल हो जाता है, उसकी मेमोरी पावर वीक हो जाती है ना, अल्प स्मरण शक्ति, चंचल। तो वो जो नहीं, आजकल तरह तरह के जो क्राइम देखे जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये कि बहुत बड़ा कारण है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जो बच्चा था उसकी माँ ने किस तरह का व्यवहार किया, आचरण किया है, किस तरह का भोजन, अल्कोहल, ये सब चीज़ें, सिगरेट वगैरह अगर ली हैं तो वो शिशु के मन को उसी तरह से बना देती हैं, विचलित कर देती हैं। तो आगे क्राइम के केसेस इसीलिए ज़्यादा बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो वो नहीं करना है। फिर यदि बहुत ज़्यादा द्वेष रखेंगी माँ तो ऑब्वियसली उसकी संतान ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की होगी, बहुत क्रोधी स्वभाव होगा तो संतान के अंदर उसी तरह के संस्कार आएंगे, क्रोधी, कपटी होगी। फिर रात में अकेले घूमना, भ्रमण करना, खुली जगह में शयन करना, उसका भी संतान के ऊपर मेंटली, साइकोलॉजिकली बुरा असर पड़ता है, तो वो मना है। चोरी करने से, द्रोह बुद्धि वाला, मतलब ये सब जिस तरह का आचरण माँ करेगी उसी तरीके की चीज़ें जो हैं वो संतान के अंदर होती हुई देखी जाती हैं। फिर रस का सेवन, एक ही तरह के रस का सेवन करना मना है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होना, गूंगा मतलब आवाज़ वैसी ना, आवाज़ के बिना पैदा होना, मोटा, ओबीज संतान के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा जो लोग खाते हैं उनकी संतान में स्किन का प्रॉब्लम, आँखों के रोग, ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत नमकीन लेने से बालों का जल्दी पकना, गिरना, स्किन की प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कोई एक रस का सेवन ज़्यादा नहीं करना है। कड़वा, जो लोग बहुत कड़वा खाते हैं तो उनकी संतान में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते हुए देखे गए हैं। तिक्त रस का सेवन बहुत करने से ऐसी संतान बहुत वीक हो सकती है, कुरूप है, ट्यूबरकुलर जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत कसैला सेवन करने से संतान में क्या कहते हैं, उसका रंग डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, पेट फूलना और पेट के रोग होना, डाइजेशन वीक होना, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसीलिए मना किया गया है कि हर चीज़ बैलेंसिंग वे में लेना है, कोई भी एक चीज़ का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। फिर यहाँ पे जो अभी आपको बताया गया वही सब चीज़ें, सारी औषधियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं कि ये जो जीवनी गण वाली औषधियाँ हैं जो अभी आपको बताई गई, यष्टि मधु, बला, गिलोय वगैरह, ये सब चीज़ें, तो इनको पका करके, इनके दूध या घृत, इनको पका के दूध इनका लेना, घी का सेवन करना या इनके जल में पुष्य नक्षत्र में स्नान करना, ये बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। हर महीने में एक नक्षत्र आपको किसी भी पंचांग कैलेंडर से पता चल जाएगा। हर मंथ में एक विशिष्ट नक्षत्र होता है, पुष्य नक्षत्र, वो शरीर मन पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव डालता है। तो उस नक्षत्र में स्नान करने से माँ और शिशु दोनों के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है।
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, हमारा आयुर्वेद, हमारे ऋषि मुनि शास्त्र हमारा क्या कहता है कि उन 9 महीनों का ध्यान हमें किस तरह से रखना है, क्या खाना है, कैसा आचरण करना है और क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है ताकि उसका कोई बुरा प्रभाव शरीर पर न पड़े। तो ये चीज़ें एक बहुत शॉर्ट वे में आपको बताई गई। यहाँ पे कुछ संदर्भ ग्रंथ दिए गए हैं, अगर आप डिटेल में इन चीज़ों की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये कुछ पुस्तकों के संदर्भ दिए गए हैं, आप इनको आराम से ले करके और इनसे स्टडी करके और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये सब आप मतलब ऑनलाइन इनको लिया जा सकता है, तो इनसे देख लीजिए। और अगर कोई भी सलाह लेनी है तो उसके लिए हम लोग सब अवेलेबल हैं। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से संपर्क करके और भी चीज़ों की जानकारी और ले करके अपना और अपने आने वाली संतान के स्वास्थ्य को समुन्नत करना, मन को प्रसन्न रखना, इन सब चीज़ों पर ज़रूर से कार्य करिए। परम पूज्य गुरुदेव, अन्या माता जी इसके लिए हम सबको, आप सबको एक ऊर्जा, उत्साह, उमंग, प्राण देते रहें, हम सबको मिलता रहे, यही परम पूज्य गुरुदेव, अन्या माता जी से कामना। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे का जीवन बहुत ही अच्छा हो, एक स्वस्थ, समुन्नत और संस्कारी शिशु का आगमन सभी के घर में हो, यही शुभकामना के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।